हेलो बच्चों, आज हम पी ब्लॉक तत्व जिसमें 14वें समूह के तत्व के बारे में हम पूर्व कालांश में हम पढ़ते आ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हमें कार्बन के ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमको आज कुछ अध्ययन करने हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सूत्र होता है CO। एक कार्बन है और उस कार्बन के साथ में एक ही ऑक्सीजन जुड़ा है और एक का अर्थ होता है मोनो। जैसे दो का मतलब डाई होता है, उसी प्रकार से एक का आशय होता है मोनो से। तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र CO होता है, इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो इसको सर्वप्रथम हम बनाने की जो विधियां हैं इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बनाने की विधियां, बनाने के मुख्य रूप से कुछ हम अम्लों के द्वारा भी इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पर फार्मिक अम्ल लेते हैं अपन, जिसका सूत्र होता है HCOOH। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं फार्मिक अम्ल। यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें COOH समूह उपस्थित होते हैं। यदि हम इसको किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में, जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यह एक निर्जली कारक भी होता है मुख्य गुण इसमें। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी 2 हैं। तो यहाँ पर एक अणु जल, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और कम से कम एक ऑक्सीजन है ही है, इसीलिए यह एक ही अणु जल को यहाँ से मुक्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ से जब जल को निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन और इसका एक OH, तो यहाँ पर बचेगा C और O, जिसको अपन कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और यहाँ से जल इस सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा वह अवशोषित हो जाते हैं और इस प्रकार से हमको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होते हैं। ये एक साधारण विधि है जिसमें हम इस प्रकार से अम्लों को निर्जलीकृत करके भी बना सकते हैं। आइए उसी प्रकार से एक अम्ल हम और लेते हैं जिसको हम ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, जिसका सूत्र इस प्रकार से COOH और COOH 2 कार्बन वाला अम्ल है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें क्रियात्मक समूह COOH हैं, इसको हम ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। इसको भी ठीक उसी प्रकार से इस निर्जली कारक जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, ऐसा लिखा रहेगा, इसको कॉन्सनट्रेटेड पढ़ते हैं, इसी को हिंदी में अपन सांद्र कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका सूत्र होता है H2SO4। क्योंकि ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल हैं, हम जो निर्जली कारक लिए हैं, तो आपस में क्रिया नहीं होगा, क्योंकि अम्ल और अम्ल साधारणतः इस प्रकार से क्रिया नहीं करते। तो यहाँ पर केवल यह निर्जली कारक के रूप में प्रयोग हो रहा है और इसको इस प्रकार से हम मिला करके इसको गर्म कर दें। तो यहाँ पर जो जल के अणु हैं, चूँकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन तो ऐसे 4 हैं, तो कम से कम एक हाइड्रोजन होना, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होना ही चाहिए, तब इस प्रकार से जल के अणु बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ से एक ऑक्सीजन मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये जो 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, ये जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इस प्रकार से बचेगा कार्बन और ऑक्सीजन और एक साइड बचेगा कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, जिसको हम इस प्रकार से, पहले मैं यहाँ पर इसको जल को लिख देता हूँ। यह जो जल है सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा अवशोषित हो जाती है, क्योंकि यह निर्जली कारक के रूप में काम आता है। जैसे हम त्वचा में गिर जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हम जल जाते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि हमारे त्वचा में जो नमी रहती है, नमी का सीधा मतलब सूत्र रासायनिक दृष्टि से H2O कहते हैं,
उसको वहाँ पर वह अवशोषित कर लेता है, और जब जल निकल जाता है उसी को बोलते हैं जल जाना। हम सामान्यतः घरों में खाना बनाते हैं तब हम बोलते हैं खाना जल गया। जल गया माने जल गया, उसका अर्थ सामान्य रूप से समझें, वहाँ से जल बिल्कुल निकल गया, उसी को हम सामान्यतः जल जाना बोलते हैं। जल का जाना किसी पदार्थ से, जब तक जल है तब तक वो जलता नहीं है, और जल निकल गया उसी को हम जल जाना कहते हैं सामान्य अर्थ में। कपड़ा में भी यदि सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो छेद हो जाता है। क्यों कपड़े में जो नमी रहती है उसको सल्फ्यूरिक एसिड निर्जलीकारक होते हैं, इसलिए उसको अवशोषित कर लेता है। तो अपने आप कपड़ा से पानी जब निकल जाएगा तो उसमें इतनी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, और उसमें ऊष्मा इतनी निकलती है कि वो अपने आप जल जाता है, वो छेद हो जाता है वो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसमें जितने अणु जल हो सकते हैं सबको निकाल देता है। तो चूंकि यहाँ पर केवल एक ही अणु जल निकल सकता है, इसीलिए एक ही अणु जल बाहर निकल रहे हैं। अब बचा यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, इस प्रकार से इसको मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिख रहा हूँ, और ये बंध भी टूट जाएगा, और इस प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, अर्थात एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनते हैं। और इस प्रकार से हम केवल यदि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त करना चाहते हैं तो इस CO2 को हम जिस पदार्थ के द्वारा, जैसे उदाहरण के लिए KOH विलयन, यहाँ पर मैं इसको एक लाइन और बना देता हूँ, इसमें इसको अपन यदि KOH विलयन में प्रवाहित करें, अपन KOH विलयन शब्द से जब अपन प्रवाहित करते हैं तो ये जो कास्टिक पोटास जिसको कहते हैं, कास्टिक पोटास में क्या होते हैं, इसका गुण होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा और जल को सल्फ्यूरिक एसिड निर्जलीकृत कर देगा या अवशोषित कर देगा, और इस प्रकार से केवल कार्बन मोनोऑक्साइड ही बचेगा, और इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये सामान्यतः बनाने की विधियाँ हैं, और यदि हम उसको दूसरे तरीके से, हम कई विधियों के द्वारा हम इसको पढ़ चुके हैं। जैसे आइए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। यह सामान्यतः प्रयोगशाला में भी हम इसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल भी रहता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी रहते हैं। हम सामान्य थोड़ी सी गर्म करेंगे तो इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया कराएं, लेकिन इसकी मात्रा कम रखें, कम मात्रा में क्रिया कराएं, तब कार्बन का डाइऑक्साइड नहीं बनता बल्कि कार्बन का मोनोऑक्साइड बनता है, जिसका सूत्र इस प्रकार से CO अपन लिखते हैं। और ये दो ऑक्सीजन है, समीकरण संतुलित करेंगे कि यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, इसीलिए 2 से गुणा, दाईं ओर 2 कार्बन है, समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 कार्बन। इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। आइए अब इसके हम गुणों के बारे में थोड़ा चर्चा करें अपन, कौन कौन से इसके गुण होते हैं। तो गुण के अंतर्गत इसके 2 गुण होते हैं, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो पहले सर्वप्रथम अपन लिखते हैं इसके क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण के अंतर्गत पहला है इसमें भौतिक गुण, यह रंगहीन होता है। यदि इस प्रकार से केवल अपन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो यह रंगहीन होगा। उसी प्रकार से गंध की बात करें इसमें तो यह गंधहीन होता है। और इसका जो भौतिक गुण है मुख्य से ये विषैले प्रकृति के होते हैं तथा टॉक्सिन होते हैं, अर्थात यदि हम इसको ज़्यादा मात्रा में शरीर में लें तो ये हमारे लिए जहर के समान काम करता है, पॉइजनस है, टॉक्सिन जिसको बोलते हैं अपन। तो इस प्रकार से 3 मुख्य गुण हैं, ऐसे और कई गुण हैं, उसमें से बिंदुओं को ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। रंगहीन, गंधहीन और विषैलापन लिए हुआ यह गैस है। तो क्यों इस प्रकार से यह विषैलापन होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करें।
कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको अपन CO लिखते हैं, की विषैली प्रकृति। आइए देखें अपन कैसे विषैली होती है। जब हम श्वसन करते हैं तो सांस जब हम लेते हैं तो सर्वप्रथम हमारा जो वायुमंडल के जो ऑक्सीजन होते हैं वह सीधे फेफड़े में आती है। तो जो फेफड़े में होती है अभिक्रिया किस फेफड़े में हमारी जो रक्त केशिकाएं होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन को हम सामान्यतः इस प्रकार से कैपिटल H और स्मॉल b के द्वारा दर्शाते हैं। इसे हम हीमोग्लोबिन, जो कि रक्त मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है, जिसको हम समझ चुके हैं पहले से, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। इस कारण से रक्त का रंग लाल होता है। तो इस हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, यहाँ पर आयरन होते हैं मुख्य रूप से। हीम माने होता है आयरन, और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। तो यहाँ पर आयरन मुख्य तत्व होते हैं जो कि रूप में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो हमारे फेफड़े में जाती है और फेफड़े से उस रक्त केशिकाओं से होते हुए सीधा रक्त में हमारे प्रवेश कर जाती है, घुल जाती है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस इस प्रकार से दोनों मिल करके HbO2, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं। और सूत्र के रूप में कहेंगे तो इस प्रकार से HbO2, इसका यदि नाम से लेंगे तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसीलिए इसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसा इस प्रकार से एक यौगिक बन जाते हैं। और यह जो यौगिक है, जैसे ही हीमोग्लोबिन का कार्य ही है ऑक्सीजन को संवहन करने का। फेफड़े में जो भी ऑक्सीजन सांस के द्वारा आया हुआ है वह विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। अब कोशिका में जाएगा हीमोग्लोबिन इस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके। तो किस प्रकार से हम यहाँ पर, तो कोशिकाओं में यहाँ पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यह जाकर के टूट जाते हैं, और टूट करके इस प्रकार से Hb और O2 गैस फिर से अलग अलग हो जाते हैं। यानी हीमोग्लोबिन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार से यही जो ऑक्सीजन यहाँ से जो मुक्त हुआ है यह हमारे श्वसन के लिए काम आते हैं। और श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में उसी ऑक्सीजन के द्वारा हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और हमें शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त होते हैं। और उसी से हम हमारे जो कार्य होते हैं, शारीरिक कार्य खास करके, या कोशिकाओं को जीवन जीने के जो ऊर्जा चाहिए वह इन्हीं ऑक्सीजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मध्य का जो बंध है वह दुर्बल होता है, और दुर्बल होने के कारण से यह आसानी से ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, कोशिकाओं में जाते हैं और इस प्रकार से टूट जाते हैं। अर्थात यह जो अभिक्रिया एक साथ कहेंगे तो देखिए इधर पहले पद में अपन देख रहे हैं इसमें फेफड़े में जो बाईं ओर लिखा हुआ है, दूसरे पद हम जो कोशिकाओं में लिखे हैं उसमें दाईं ओर है, और पहले पद में जो फेफड़े में लिखे हैं वो जो दाईं ओर है HbO2 वह इस कोशिकाओं में हम इसी को बाईं ओर लिखे हैं। इसका आशय है यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि दोनों प्रकार की क्रिया होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन आते हैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः कोशिकाओं में टूट करके ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और हीमोग्लोबिन अलग हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मध्य का जो बंध है वह दुर्बल होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त होती है। लेकिन इसी को यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ देखते हैं अपन, तो किस प्रकार से इसकी क्रिया होती है और किस प्रकार से यौगिक बनते हैं इसके बारे में समझने का प्रयास करें। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो क्रिया होगी हीमोग्लोबिन का इस प्रकार से,
तो क्या होंगे यहाँ पर, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोएसिड मिल करके इस प्रकार से HbCO ऐसे यौगिक हैं। इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसका नाम है कार्बोक्सी। ये प्रभावित दूसरा और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं यह एक स्थायी यौगिक होते हैं। इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ, हीम शब्द है यहाँ पर है, हीम का अर्थ होता है आयरन, हीम, ये लैटिन शब्द में हीम, इसको अपन अंग्रेजी में सामान्यतः आयरन कहते हैं और हिंदी में इसको अपन लोहा के नाम से जानते हैं, जो तत्व है। तो ये जो हीम है, जो आयरन है, वह ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है और ये मुख्यतः डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तत्व हैं। अब यहाँ पर ये जो आयरन होते हैं यह 2+ के रूप में उपस्थित होते हैं और यहाँ पर ये जो कार्बोक्सी ग्रुप हैं, इस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर इस कार्बन के साथ में यहाँ पर इनके मध्य में बंध बनते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को दान देकर के बंध बनाया रहता है। अर्थात यह एक प्रकार के संकुल यौगिक हैं और यह आसानी से टूटता नहीं है। हमारे शरीर का जो ताप होता है उस शरीर के ताप में टूटता नहीं है। तब क्या होगा, यहाँ पर इस आयरन का, जो हीमोग्लोबिन आयरन है, यह ऑक्सीजन को लेने की जो संवहन क्षमता होती है, अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएंगे तो यह यौगिक स्थायी हो जाते हैं। यह एक स्थायी यौगिक है जिसको हम यहाँ पर इस प्रकार से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं। यह एक स्थायी यौगिक है। तुलना कर तो हम हैं, लेकिन तो वो ज़्यादा टेम्परेचर तभी टूट सकता है। और हमारे शरीर का एक निश्चित टेम्परेचर है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है वह 37 अंश सेंटीग्रेड होता है, जिसको अपन फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो उतने से ज़्यादा है ही नहीं हमारे शरीर का तापमान, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यदि कोई बीमार पड़ेगा, बुखार पड़ेगा, तब उसको बुखार आएगा, तो बुखार की स्थिति में शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इतने ताप पर यह निकलता नहीं है या टूटते नहीं हैं। इसलिए यह क्या करेगा, अब जब नया यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा हमारे फेफड़ों में, तो इसको चूँकि पहले से कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ जुड़ चुके हैं और स्थायी यौगिक बना चुके हैं, तो ऑक्सीजन के संवहन क्षमता को रोक देता है। तो जब हमारे ऑक्सीजन को लेने वाला हीमोग्लोबिन पहले से ऐसा यौगिक बना करके है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो उस ऑक्सीजन को लेने की क्षमता उसमें समाप्त हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारे कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो स्वाभाविक बात है हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी और ऊर्जा की कमी होने के कारण से वह बेहोशी की हालत में धीरे धीरे पहुंच जाएगा। तो इस स्थिति से हम उसको निजात दिलाने के लिए अलग से हम इसको खुले हवा में ले जाएं और खुले हवा में ले करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, जिसका अनुपात है 5 अनुपात में है कार्बन डाइऑक्साइड और 95 अनुपात, या यदि परसेंटेज की बात कहें अपन तो 5% कार्बन डाइऑक्साइड और 95% ऑक्सीजन गैस, इसके इस अनुपात को लेते हैं अपन और उसको खुले हवा में लेकर के उसको इस प्रकार से दिया जाता है। तो फिर से वह जो बेहोशी की हालत होती है या जो उसके शरीर में जो टॉक्सिन आ गया है, टॉक्सिन किस बात की है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड की है। इस प्रकार से हम, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह अधिक उष्ण होती है, ज़्यादा गर्मी होते हैं। जैसे हम नाक से जब सांस छोड़ते हैं तो नाक से जब सांस छोड़ते हैं तो हमको आभास होता है कि हमारे नाक से जो निकलने वाली गैस होती है वह गर्मी का एहसास कराती है हमको। इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उस टेम्परेचर से यहाँ पर अभी जो यौगिक बना हुआ है वह आसानी से बंद टूट जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाते हैं और इस प्रकार से वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। इसी के कारण से जो ऑक्सीजन होते हैं या इसी कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ कर कार्बन डाइऑक्साइड में आते हैं और हीमोग्लोबिन उससे मुक्त हो जाते हैं। अब पुनः हीमोग्लोबिन जब मुक्त हो जाएगा तो पुनः फेफड़े में जो रक्त केशिकाओं में उपस्थित हैं वह ऑक्सीजन को लेने की क्षमता आ जाती है। इस प्रकार से
यहाँ पर हम समझ रहे हैं इसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति विषैली क्यों होती है। क्यों? क्योंकि वह हीमोग्लोबिन के साथ में एक स्थायी यौगिक, जिसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऐसा यौगिक बन जाते हैं, इसीलिए इसकी प्रकृति विषैली होती है। आइए अब इसमें कुछ रासायनिक गुणों की बात भी करें इसमें। तो रासायनिक गुणों के अंतर, ये तो अभी तक हम लोग यहाँ पर अभी जो पढ़े हैं यह भी रासायनिक गुण ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन हम चूँकि इसको अभी भौतिक जो गुण होते हैं, भौतिक गुण का सामान्य मतलब होता है रंग, रूप, आकार, आकृति, द्रव्यमान, घनत्व, हम ये सामान्य जो शब्द देखते हैं ये सब भौतिक गुण में आते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर हम सामान्य शब्द में बोलते हैं भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर का मतलब उसके रंग हैं, रूप हैं, आकार हैं, आकृति हैं, गंध हैं, ये सामान्य जो बातें होती हैं ये सब इसमें भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। और रासायनिक गुण में मुख्यतः कुछ रासायनिक पदार्थ से क्रिया होने पर कौन कौन सा यौगिक बन सकता है या क्या क्या बनते हैं, इसको हम रासायनिक गुण कहते हैं इसमें। तो इसके बारे में हमें इस चर्चा करनी है इसमें। रासायनिक गुण के अंतर्गत यहाँ पर मुख्यतः ऑक्सीजन से क्रिया, उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया और सामान्यतः इसमें क्लोरीन से क्रिया। ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इनसे क्रिया से कौन कौन से पदार्थ बनेंगे, इसके बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है। आइए अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के जो रासायनिक गुण हैं, ऑक्सीजन से क्रिया, कास्टिक सोडा जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसके साथ क्रिया, क्लोरीन के साथ क्रिया और हाइड्रोजन के साथ क्रिया से कौन कौन से यौगिक बनेंगे, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला इसमें ऑक्सीजन से क्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो जब इस ऑक्सीजन गैस के साथ जब क्रिया होते हैं तो यह मोनोऑक्साइड से डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किसी भी पदार्थ में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है तो यह हमेशा इस प्रकार से मोनोऑक्साइड से हमेशा डाइऑक्साइड बनेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीजन का जुड़ना है। इस प्रकार से हम समीकरण थोड़ा संतुलित कर लें। यहाँ पर अभी दाईं ओर 2 ऑक्सीजन है, बाईं ओर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। तो सर्वप्रथम चूंकि दाईं ओर में ये सम संख्या में है तो बाईं ओर को भी हम सम संख्या में बदल देते हैं। तो यहाँ पर इसको जो विषम संख्या है, जैसे 1 है, इसको हम 2 से गुणा कर दें तो ये सम संख्या में बदल गया। इसी प्रकार से पहले से ऑक्सीजन 2 है, ये भी सम संख्या है। अब इस प्रकार से ऑक्सीजन की बात करेंगे इसमें तो 2 और ये 2 4 और कार्बन की संख्या भी 2 हो गया। इस प्रकार से दाईं ओर केवल एक ही कार्बन है तो हम 2 से गुणा कर दें तो ये भी ऑक्सीजन की संख्या 2 दूनी 4 हो जाता है। इस प्रकार से ये जो यौगिक है इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। उसी प्रकार से दूसरी जो अभिक्रिया है इस पर हम चर्चा करें, जैसे हाइड्रोजन से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से जब क्रिया होगी तो यहाँ पर
कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसकी बात करें अपन इसमें तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन इस प्रकार से दो बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और इसमें कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जब हाइड्रोजन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना इसका मतलब होता है अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन में क्या होंगे, अब देखिए इधर से यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन, पहले इसको बनाता हूँ मैं, और साथ ही साथ यहाँ से ये बंध भी टूटेगा। इसमें ये जो पाई बंध है, इसमें एक 2 बंध में से एक सिग्मा होते हैं और एक पाई, किसी को भी मान सकते हैं। तो ये जो पाई बंध है दुर्बल होते हैं तो वो टूट जाते हैं, और टूटने के कारण से यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अब ऐसी स्थिति हो गया। इस प्रकार से कार्बन के साथ में अभी एक ही बंध इस प्रकार से रहेंगे, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन और इसके साथ में जो बंध बना था यह भी है, और यहाँ पर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पर है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यह यहाँ पर आते हैं। हालांकि इस ऑक्सीजन में पहले से ही 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो रहेगा ही रहेगा, एक जोड़ी और ये दूसरा जोड़ी, ये पहले से उपस्थित है। और यहाँ पर बंध टूटने के बाद में एक जो इलेक्ट्रॉन है यह भी इस प्रकार से आते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जब जुड़ेंगे तो स्वाभाविक बात है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 हाइड्रोजन होगा, और इस प्रकार से यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो सूत्र क्या बनेंगे, इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से। ऐसा हो गया अभी तक, तो 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ मैं। समझिए कैसा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, क्योंकि हम हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं। अब यहाँ पर पहले से यहाँ पर 2 जोड़ी तो पहले से उपस्थित है ही है इस प्रकार से, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है यह इस प्रकार से इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सूत्र हो जाएगा CH3 और ये हो गया OH। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक साथ, या लिख रहा हूँ मैं इसको CH3, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ में 1 हाइड्रोजन। तो जिसमें OH होते हैं उसको हम एल्कोहल कहते हैं। तो इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, इसी को मेथेनॉल भी कहते हैं। आपने कक्षा 10वीं में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, मेथिल अल्कोहल। या मेथेनॉल। इस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ, अब इसको समीकरण थोड़ा संतुलित कर लें, दाईं ओर 4 हाइड्रोजन है और बाईं तरफ केवल 2 है, इसलिए 2 से गुणा कर दें तो 4 हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन एक ऑक्सीजन तो उसमें पहले से उपस्थित हैं। तो संक्षिप्त में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से तो कार्बन का डाइऑक्साइड बनते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन से जब क्रिया होता है तो उसमें मेथिल अल्कोहल बनते हैं। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, पहला ऑक्सीजन का जुड़ना, और दूसरा जो अभिक्रिया हाइड्रोजन का जुड़ना यानी अपचयन अभिक्रिया है। तीसरी जो अभिक्रिया है क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया में किस प्रकार से यौगिक बनेंगे, देखिए इधर से कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन। अभी आपको बताया था मैं इसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना में इस प्रकार से है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इसमें अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार से जब क्लोरीन जुड़ेगा तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर आकर जुड़ जाएंगे। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन तो अभी है ही है, इसी कार्बन से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन भी एक ही बंध बनाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर बंद हो गया और ये पहले से इस प्रकार से यहाँ पर मौजूद है। और एक खास बात इसमें है, यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है।
तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया हो रही है असंतृप्त, यहाँ पर देखिए पाई बंद है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें असंतृप्त यौगिक होते हैं। और असंतृप्त यौगिक में जब क्लोरीन या हाइड्रोजन का योग सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं तो हमेशा योग अभिक्रिया होते हैं। योग अभिक्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दो पदार्थ हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक पदार्थ है क्लोरीन, दोनों मिलकर के केवल एक ही यौगिक बना है। इसको अपन इस प्रकार से लिखें तो कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और इसी कार्बन से ही जुड़ा हुआ है दो क्लोरीन, तो इसको इस प्रकार से COCl2 लिख देते हैं। इसका आशय यह नहीं है कि ऑक्सीजन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बन से ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है दो क्लोरीन और कार्बन से ही जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, जिसको हम इस प्रकार से सूत्र के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। इस यौगिक को बोलते हैं अपन CO, इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल। यह एक अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए हम इसके प्रत्यय के रूप में इल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, इसीलिए कार्बोनिल समूह आया हुआ है। और ऑलरेडी उस कार्बोनिल समूह में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोराइड के रूप में इसका नाम होता है क्लोराइड। अब हम इसको डाइक्लोराइड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसकी अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन पहले से असंतृप्त था, यानी पूरा संतुष्ट नहीं था, उसी को संतुष्ट करने के लिए ही आया है, इसलिए हम इसको डाइक्लोराइड न करके केवल कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। इसका एक नाम और होता है फास्जिन गैस। इसी को ही कहते हैं फास्जिन गैस, और यह बहुत ही जहरीली होती है। इसकी प्रकृति है विषैली। यदि क्लोरोफार्म को किसी व्यक्ति को पिला देते हैं या सूंघा देते हैं तो उस यौगिक में से यहाँ पर क्लोरोफार्म जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके इस प्रकार से कार्बोनिल क्लोराइड यौगिक बनाते हैं, और यह बहुत ही विषैली होती है। इसलिए क्लोरोफार्म को सूंघाने से जो व्यक्ति होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, और ज़्यादा ही उनको सूंघा दिया जाए या ज़्यादा ही पिला दिया जाए तब की स्थिति में वह उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसको हम अभी पढ़े हैं इसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से जुड़ने के बाद यह एक योग अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके केवल और केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, जैसे यहाँ पर COCl2 बना हुआ है। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये जो क्लोरीन होते हैं हमेशा वह योग अभिक्रिया ही करता है जब इधर असंतृप्त हो। तो जैसे कि यहाँ पर पाई बंद पहले से उपस्थित है इसमें। अब आगे यहाँ पर हम इसमें अभी तक हम जो पढ़े इसमें आइए इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आज हमने अभी कार्बन के ऑक्साइड जिसमें मोनोऑक्साइड एवं डाइऑक्साइड के बारे में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बनाने की विधियाँ और उनके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है। इस प्रकार से हम अगले कालखंड में कार्बन के जो डाइऑक्साइड है उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।